नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर लगाई फटकार। कहा, हमारी सुनी होती तो नहीं आती कोरोना की सुनामी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से यूपी हलकान, सरकार ने टिन से ढका लखनऊ का सबसे बड़ा शमशान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुंभ 2021, कई संत कोरोना संक्रमित, बिगड़ते हालात देखते हुए एक और अखाड़े ने की कुंभ मेला समापन की घोषणा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकारा, हमारी सुनी होती तो नहीं आती कोरोना सुनामी। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को विजय रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य की जनता कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में सुनामी का सामना कर रहा है। ये इसलिए है कि राज्य सरकार ने अदालत और केंद्र द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल नहीं किया, साथ ही उतनी सतर्कता नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बिस्तरों की उपलब्धता, जांच सुविधा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी दावों पर भी आशंका जताई। पीठ ने कहा, आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमने फरवरी में कुछ सुझाव दिए थे, कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को तैयार करने को कहा था। हमने कहा था कि पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए, जाँच की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहले और सार्वजनिक स्थलों पर सख्त निगरानी रखी जाए। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने हमारी सलाह पर विचार नहीं किया और इसी वजह से आज कोरोना वायरस महामारी की सुनामी पूरे राज्य में देखी जा रही है। क्योंकि केंद्र लगातार राज्य को इसकी याद दिला रहा था, लेकिन सरकार उतनी सतर्क नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अदालत ने यह टिप्पणी कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और लोगों की समस्या पर पिछले सप्ताह स्वतः संज्ञान लेते हुए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसके महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मामले में गंभीर थी और हर संभव प्रयास कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार के अनुरोध पर इनके निर्यात पर रोक लगा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से यूपी हलकान, सरकार से टिन से ढका लखनऊ का सबसे बड़ा शमशान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना बेतहाशा गति से बढ़ रहा है। इसी बीच बुधवार को लखनऊ के भैंसा कुंड में एक साथ कई दर्जन चिताओं के जलने का फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने शमशान घाट के टिन से घेराबंदी कर दी। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 5433 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। साथ ही 14 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद बुधवार देर शाम लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट में एक साथ कई चिताओं के जलने का वीडियो और फोटो काफी वायरल हुआ था। लोगों ने लखनऊ के शमशान घाट का वीडियो सामने आने के बाद सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने शमशान घाट की ही घेराबंदी कर दी। हालांकि लखनऊ के नगर आयुक्त का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शमशान के कुछ हिस्सों में घेराबंदी की गई है। पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों में अचानक से काफी भीड़ बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 6 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। विद्युत शवदाह होने के बावजूद भी लखनऊ में कई दर्जन अंतिम संस्कार लकड़ी के सहारे किए जा रहे हैं। शमशान घाट पर अचानक से बड़ी संख्या को लेकर कई संस्थाएं और लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा, लखनऊ के शमशान घाट को टिन से घेरने का वीडियो और फोटो सामने आने पर कई लोगों ने भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद में झुग्गी बस्ती को दीवार बनाकर छिपाया गया और अब लोगों की मौत को छिपाने का प्रयास हो रहा है। सच्चाई इन दीवारों में नहीं छिप सकती। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,439 मामले सामने आए, जबकि 104 मौतें इस महामारी की वजह से हो गईं। वहीं 4,222 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 1,29,848 सक्रिय मामले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ 2021, कई संत कोरोना संक्रमित, बिगड़ते हालात देखते हुए एक और अखाड़े ने की कुंभ मेला समापन की घोषणा। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कोरोना का प्रसार तेज हो गया है, साधु संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। वहीं
वहीं आनंद अखाड़े ने भी 17 अप्रैल को कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। बाकी अखाड़ों को भी एहतियातन कदम उठाते हुए कोविड से बचाव के प्रति ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ में अभी तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत करीब 12 संत संक्रमित आ चुके हैं। कई श्रद्धालु भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अन्य अखाड़ों के संत भी संक्रमण की जद में हैं। अखाड़ा में आयोजित पट्टा अभिषेक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हरिद्वार की स्थिति अच्छी नहीं है। अखाड़े के जिन संतों को 27 अप्रैल का स्नान करना होगा वे 40 से 50 संत अलग अलग पैदल चले जाएंगे। इसका फैसला भी उस समय के हालात देखकर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक सब बंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए गहलोत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर कड़ा और बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, उसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस कर्फ्यू में फल सब्जी, दूध, LPG सिलेंडर और बैंकिंग सेवाओं को छूट रहेगी। पहले से चल रही नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में इन्हें शामिल किया गया है। उधर प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होना है एवं उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को कर्फ्यू से छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पहले प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सभी जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है। गहलोत ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 6,658 नए मामले सामने आए और 33 मौतें हुई हैं। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू का सख्त फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों जैसी विकट बन सकती है। गहलोत ने आमजन से अपील की है कि वे पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगे वैक्सीन, इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, देश में टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों की उम्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार को दायर हुई जनहित याचिका में देश में 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाए जाने की मांग की गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में काफी समय से वैक्सीनेशन के मामले में उम्र कम किए जाने की मांग उठ रही है। फिलहाल देश में तीसरे चरण का टीकाकरण जारी है। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रश्मि सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के काबू करने के लिए सभी युवा और काम करने वाले वर्ग को वैक्सीन लगाया जाना जरूरी है। याचिका के अनुसार वैक्सीन को दोनों डोज में पहले ही 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है। ऐसे में जब तक वैक्सीन 18 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों तक पहुंचेगी तो कोविड-19 तेजी से फैल सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। याचिका में 18 से 45 उम्र के शामिल न करने को मनमाना बताया गया है। कहा गया है कि 18 से 45 साल की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन के लिए मना करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और अकारण है। याचिका में यह है कि इनकार करना जीवन और स्वास्थ्य के हकों का उल्लंघन है। साथ ही इस याचिका में जानकारों का हवाला भी दिया गया है। याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई एक्सपर्ट्स की बातों को शामिल किया गया है। IMA ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ाने की मांग की थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि हालात का सामना करने के लिए भारत को कम से कम 1 करोड़ डोज रोज लगाने की जरूरत है। केंद्र सरकार फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगा रही है। केजरीवाल ने की थी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की मांग। भाषा के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान पत्रकारों को अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के समान मानना चाहिए और उनकी सरकार पत्रकारों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने वाली है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, पत्रकार बहुत कठिन स्थिति में खबरें दे रहे हैं, उन्हें अग्रिम मोर्चे का कर्मी मानना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण होना चाहिए। दिल्ली सरकार इस संबंध में केंद्र को पत्र लिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 1 साल में कई पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उसमें कई की मौत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष के प्रचार करने पर लगाई 24 घंटे की रोक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से लेकर 16 अप्रैल को शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन
आयोग ने घोष को कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय हुए इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी। बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के एक भड़काऊ बयान को लेकर नोटिस। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो शीतल कूची जैसी घटना अनेक स्थानों पर फिर से हो सकती है। दिलीप घोष ने कहा था कि शीतल कूची में शैतान लड़कों को गोली लगी। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने की हरकत करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। आयोग ने इसके बाद नोटिस जारी कर कहा था कि इस तरह के बयानों का कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। बता दें कि कूच बिहार के शीतल कूची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शायंतन बसु को नोटिस भेजते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के नोटिस में शायंतन बसु पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बसु ने भाषण के द्वारा राज्य के लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बसु से इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से कहा, बढ़ते कोरोना को देखते हुए बचे 4 चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए बचे 4 चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। ममता बनर्जी का यह सुझाव ऐसे वक्त आया है जब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगाल के चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की राय जानी जाएगी। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में हिंसा भी देखने को मिली थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर ही आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले स्पष्ट कह दिया है कि बाकी चरणों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना संभव नहीं है। इस मामले को लेकर ऊहापोह उसने खत्म कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम को ट्वीट कर कहा, महामारी को देखते हुए हमने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराने का कड़ा विरोध किया था। अब जब बंगाल में कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं तो चुनाव आयोग से यह गुजारिश है कि बाकी चरणों के चुनाव को एक साथ ही निपटा दिया जाए। यह लोगों को कोरोना के जोखिम से बचाएगा और संक्रमण को भी कम किया जा सकेगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था। बाकी 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को ही संपन्न हो गया था। बंगाल में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना यह संख्या 6000 के करीब पहुंच गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी बंगाल की चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन कोरोना के बुनियादी मानकों की उड़ती धज्जियों पर गहरी नाराजगी जताई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर लापरवाही, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नहीं कोई रोक टोक, कोरोना वायरस की जांच को लेकर नहीं हो रही स्क्रीनिंग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कदमों के साथ ही लोगों की घर वापसी होने लगी है। ऐसे में भिंड जिले की सीमा से इटावा जिले उत्तर प्रदेश की सीमा पर लोग आसानी से आ जा रहे हैं। इन लोगों की स्क्रीनिंग को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग भी बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करके चिन्हित नहीं किया जा रहा है। जिले की सीमा पर दूसरे प्रांतों से आने वालों के लिए चेकिंग पॉइंट तक नहीं है। भिंड इटावा सीमा अर्थात बरही का चंबल घाट, यहाँ बीते साल कोरोना दस्तक के साथ ही स्क्रीनिंग को चालू कर दिया गया था। यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए भास्कर टीम पहुंची। यहाँ लोग बड़ी आसानी से बस, ऑटो, निजी वाहन व बाइक से आ जा रहे हैं। बॉर्डर को पार करते समय कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं थे। बॉर्डर के आसपास होटल, ढाबा संचालकों से बातचीत की। इन लोगों के मन में कोरोना को लेकर भय है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बीमारी इस तरह फैल रही है, फिर भी स्क्रीनिंग क्यों नहीं की जा रही है। शहर से लेकर सीमा तक प्रशासन की अनदेखी। सबसे खास बात यह है कि भिंड शहर की मुख्य सड़कों से लेकर बॉर्डर तक जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। लोग दूसरे प्रांतों से आकर चुपचाप घरों में दुबक कर बैठ रहे हैं। जिले के वरिष्ठ अफसरों से बातचीत करने पर उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर घर में रहता है, ऐसे व्यक्ति को 10 दिन तक होम आइसोलेशन में फीवर क्लिनिक पर पहुंचकर जांच करानी होती है। यह सब पर निगरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी सहित अन्य कर्मचारी को तैनात किया गया। पॉजिटिव मरीज के परिजन घूम रहे बाजारों में। सबसे ज्यादा लापरवाही इस बात को लेकर है कि जिले में 97 मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें 70 से अधिक मरीजों को होम आइसोलेट स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। ऐसे मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। ऐसे लोगों को कहने के लिए माइक्रो क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इन मरीजों के परिजन भी घर से बाहर आ जाकर बाजार में खरीदार कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट 2.0, एक और लॉकडाउन का बोझ नहीं उठा सकता उद्योग क्षेत्र, निर्यात में 12% तक की आई कमी। जी हां दोस्तों, देश का औद्योगिक क्षेत्र एक और फुल लॉकडाउन का बोझ सहने की स्थिति में नहीं है। अगर सरकार लॉकडाउन 1 या 2 की तरह पूरे देश में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेती है तो इससे अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ जाएगा, जिसका नुकसान सहना किसी भी क्षेत्र के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के शीर्ष
शीर्ष संगठनों का कहना है कि आंशिक लॉकडाउन या सप्ताहांत लॉकडाउन से औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसके जारी रखने में कोई परेशानी नहीं है। कोविड 2.0 पूरी दुनिया में तेजी से कहर बरपा रहा है, जिसके कारण लाखों लोग कोरोना की चपेट में आए हैं तो हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमेरिकी, यूरोपीय और अरब देशों में अनेक जगहों पर इसके कारण दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। विदेश के इस लॉकडाउन का सीधा असर देश के निर्यात क्षेत्र पर पड़ा है। कई प्रमुख वस्तुओं के एक्सपोर्ट में 10 से 12% की भारी कमी दर्ज की गई है। इसमें खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चीजों के साथ साथ कपड़ा, मशीनों, क्रॉकरी, आभूषण और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इस दौरान भी पिछली बार की तरह स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादन वाले क्षेत्रों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल ने अमर उजाला से कहा कि देश की आर्थिक स्थिति एक और लॉकडाउन का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार को वैकल्पिक उपायों और लोगों के सहयोग से ही कोरोना पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों को कोरोना 1.0 के समय से ही श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। बीच में कुछ सुधार आया था, लेकिन मुंबई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से इसी समय श्रमिकों के पलायन की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अगर सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय किया तो इससे श्रमिकों में पलायन तेज हो सकता है और औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो सकता है, जिसे संभालना संभव नहीं रह जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुंडली बॉर्डर पर किसानों की झोपड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। जी हां दोस्तों, कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों द्वारा बनाई गई झोपड़ियों में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने सरकार पर आगजनी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों ने ये आग लगाई है, सरकार आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न टेस्ट है, न वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग है। राहुल गांधी का करारा प्रहार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है और हर जगह त्राहिमाम मचा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर कोई और राज्य, हर जगह अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स। कांग्रेस नेता की ओर से एक बार फिर पीएम केयर्स पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार राहुल इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी की ओर से हर दिन सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही में जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, तब राहुल गांधी ने पैरवी करते हुए कहा था कि सरकार को विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सरकार के कई मंत्रियों ने निशाना साधा था। हालांकि बाद में सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिस पर बाद में राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसा था। देश में कोरोना के कारण हाल खराब। बता दें कि भारत में इस वक्त कोरोना के कारण हाल बेहाल है। गुरुवार को देश में कुल 2 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में बेड्स की कमी है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी कोरोना महामारी के कोहराम के बीच स्थिति को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केजरीवाल गुरुवार को राज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में शहर के कोविड-19 हालात पर हुई चर्चा के बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजार में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है। अभी 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं, लेकिन मरीजों के चूजी होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारा प्रयास है कि दिल्ली में सभी मरीजों को इलाज और बेड मिल सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा था कि राजधानी में कोविड-19 के मामले हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और महामारी के प्रसार में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि मंत्री ने फिर से कहा कि लॉकडाउन स्थिति का हल नहीं है और बीमारी से निपटने के लिए लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने, सभाओं से बचने, मास्क पहनने और कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। जैन ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने फिर से केंद्र से अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार ने बेड्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल और होटलों को
जोड़ने के आदेश जारी किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमने कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर इसे बढ़ा दिया, ममता का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे राज्य में हाल ही के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई। ममता ने यहां एक चुनावी रैली में केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया कि वह अधिकतर लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य के अनुरोध पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीका लगाने से बीमारी के प्रसार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ममता ने रैली में कहा, वे लोग भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए हैं, जिससे कोविड मामलों में वृद्धि हुई। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने के फैसले के संबंध में उन्होंने कहा, क्या हिंदुओं, मुस्लिमों और अन्य लोगों को एक साथ वोट देने के लिए कहना गलत? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।